अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A cube block of wood having volume V floats in the interface of the two immiscible liquids as shown in figure। डायग्राम यहां बनाया गया है और हमसे कहा गया कि दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, उन इमिसिबल लिक्विड्स हैं और उसमें नीचे वाला जो लिक्विड है वो वाटर है, ऊपर वाला ऑयल है, और एक क्यूबिकल बॉडी है जिसके अंदर फ्लोट कर रही है। ठीक है, हमसे कहा जाता है कि डेंसिटी जो है ऑयल की वो आपको गिवन है, ब्लॉक की डेंसिटी गिवन है, वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विल बी इन द अपर लिक्विड। हमसे कहा है कि इस ब्लॉक का कितना फ्रैक्शन ऊपर वाले लिक्विड के अंदर है, ये हमसे पूछा है सर। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, नीचे वाटर है, ऊपर ऑयल है, और यहां आप क्या देख रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं पूरा कंप्लीटली। आप समझें इसको कि वाटर और ऑयल सेपरेट थे, इमिसिबल फ्लूइड्स थे, क्यूब इसके अंदर फ्लोटिंग स्टेट के अंदर है। हमसे जो कहा गया है वो इन फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, अगेन वी टॉक अबाउट द फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम। सर यहां पर फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम कैसे हम सेट करेंगे? सर फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो बॉडी है, बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड लगेगा, पर बॉडी चूंकि यहाँ पर दो लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है, कुछ पार्ट उसका वाटर में है, कुछ पार्ट ऑयल में है, तो दोनों ही मीडियम उस बॉडी पर अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगाएंगे। यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कितना अपथ्रस्ट लगाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसका मतलब ये हो गया कि जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उसका जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट की तरह ऊपर की ओर लगेगा, और वैसे ही ऑयल के कारण भी अपथ्रस्ट कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, जितना हमने बॉडी ने ऑयल को डिस्प्लेस किया है। तो उस दोनों ऑयल के वेट के बराबर अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा। तो यानी दोनों लिक्विड्स के अपथ्रस्ट ऊपर आएंगे और बॉडी का वेट mg नीचे आएगा। तो हम फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम में बात कर सकते हैं, वेट दैट इज इक्वल टू mg ऑफ द बॉडी must be equals to thrust force due to the water plus thrust force due to the oil. Let V1 volume of the block in the oil, अगर टोटल वॉल्यूम में V कंसिडर कर लेता हूं और V1 ऑयल के अंदर है, तो सर वाटर के अंदर कितना बनेगा? डेफिनेटली V माइनस V1। हमसे पूछा है V1 by V। हमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक इज इनसाइड द ऑयल। तो हमने उसमें V1 अज्यूम किया है। बिल्कुल। तो हमें फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो V1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी मुझे आंसर जो लेके आना है वो V1 बाय V लेके आना है। लेट V1 वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन ऑयल। तो आप देखिए क्या कंडीशन आएगी, mg की वैल्यू बनेगी रो ऑफ ब्लॉक V इंटू जी। ठीक है, और जो अपथ्रस्ट है वाटर की वजह से, ऑयल की वजह से, वो कितना बनेगा, रो ऑफ ऑयल जो ऊपर था ऑयल। बिल्कुल सर, ये V1 और ये V माइनस V1। हाँ राइट सर, ठीक है, प्लस रो ऑफ वाटर, तो V माइनस V1 जो वाटर के अंदर वॉल्यूम था इंटू जी। इसको हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाइड करने पर हमें मिलेगा V1 अपॉन V इक्वल टू रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ ऑयल। वाटर की डेंसिटी हमें 1 गिवन थी CGS के अंदर, ब्लॉक की डेंसिटी 0.85 गिवन थी, और ऑयल की डेंसिटी हमें 0.8 गिवन थी। इसकी वैल्यू पुट करने पे जो V1 बाय V की वैल्यू मिलती है वो 3/4 आ जाती है। सर हम ये भी तो कह सकते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम इज इनसाइड द ऑयल, दैट इज 75%, 3/4, क्योंकि फ्रैक्शन V बाई V 3/4 है। परसेंटेज निकालना चाहूंगा तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑयल के अंदर हमारे क्यूबिकल बॉडी का 75% वॉल्यूम था और 25% वॉल्यूम वाटर के अंदर। इसी में अगर बॉडी की डेंसिटी को हम बढ़ा देते तो क्या होता, तो फिर ऑयल के अंदर जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो कम हो जाता और वाटर के अंदर सबमर्ज्ड पार्ट बढ़ जाता ऑब्वियसली। चलिए सर, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बेस्ड बॉयंसी के ऊपर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बोट हैविंग लेंथ 4 मीटर एंड विड्थ ऑफ 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर। द बोट सिंक बाय 2 सेंटीमीटर व्हेन मैन गेट्स ऑन इट, फाइंड आउट द मास ऑफ द मैन। तो सर क्वेश्चन ये है कि एक बोट जो है वो पानी के अंदर ऑलरेडी फ्लोट कर रही है, इसके डायमेंशन हमें गिवन है। बिल्कुल ठीक है। अब कोई बंदा अगर उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हो जब हम बोट के अंदर बैठते हैं तो बोट थोड़ा सा नीचे चली जाती है। हमसे कहा कि एक बंदा जो भी उसका मास होगा वो जब उसके अंदर जाके खड़ा होता है तो 2 सेंटीमीटर बोट एक्स्ट्रा सिंक हो जाती है, जितनी पहले सिंक हो रही थी उसके कंपैरिजन में। तो क्या हम ये बात कर सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा सिंक क्यों हुई, पहले तो हम ये बात कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई भी बंदा उसके ऊपर जाएगा तो उसका जो वेट पड़ेगा, उसके ऊपर जो वेट बढ़ेगा उसका, उस वेट बढ़ने की वजह से जब वो नीचे जाएगा तो अपथ्रस्ट रिक्वायर्ड होगा एक्स्ट्रा ना, और अपथ्रस्ट रिक्वायर्ड होगा उसके वेट को बैलेंस करने के लिए, तो 2 सेंटीमीटर नीचे चली गई। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां हमारे पास सॉल्यूशन सेक्शन में हम बात कर सकते हैं। इन फ्लोटिंग कंडीशंस हमें पता है कि जो वेट ऑफ द पर्सन होगा या वेट ऑफ द मैन होगा वो
थ्रस्ट या अपथ्रस्ट से बैलेंस हो रहा होगा। क्या ये अपथ्रस्ट हमें कंप्लीटली जितना वॉल्यूम बोट का अंदर है वो लेना है, या हमें सिर्फ ये 2 सेंटीमीटर की वजह से जो बोट अंदर गई वो लेना है सर? सर चूंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ पर्सन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बोट का जो वेट था वो तो ऑलरेडी वाटर ने डिस्प्लेस करके रखा होगा वेट की वजह से, ऑलरेडी बैलेंस कर रखा राइट राइट राइट। तो ये जो 2 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दे रखा है ये तो एक्स्ट्रा सिंक है बिकॉज ऑफ पर्सन। तो और हमें वही बात करनी है कि पर्सन जब उस पर जाता है तो वो 2 सेंटीमीटर अंदर एक्स्ट्रा सिंक हो जाती है, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम अंदर गया और वो जो अपथ्रस्ट लगेगा, हमें ये उस अपथ्रस्ट की वैल्यू की बात करनी है, राइट। इसका मतलब ये हो गया सर कि जो वेट है ये सिर्फ पर्सन का वेट है, राइट। यहाँ पे बोट का कोई रोल नहीं, क्योंकि बोट ऑलरेडी पहले सिंक मतलब फ्लोटिंग स्टेट में थी और कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें पर्सन जब उस पर जाके खड़ा होता है और उसकी वजह से जो एडिशनल वॉल्यूम अंदर जाता है, हमें उसके थ्रू कैलकुलेशंस लेनी, राइट सर? तो ये वेट है पर्सन का और ये जो एडिशनल वॉल्यूम अंदर गया वो उसकी वजह से हमें अपथ्रस्ट कंसीडर करना है, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर मास m कंसीडर कर लेते हैं हम लोग मेन का, तो उसका जो वेट होगा वो mg के बराबर होगा, और क्योंकि वाटर के अंदर बोट फ्लोट कर रही थी, तो जब हम बॉयंट फोर्स कंसीडर करेंगे तो रो ऑफ वाटर v इनसाइड इंटू जी, ये v इनसाइड वो लेना है जो 2 सेंटीमीटर सिंक होने की वजह से वॉल्यूम जाता है। बिल्कुल सर, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर, हम mg बेसिकली g कैंसिल आउट हो जाता है यहां पर, और g को कैंसिल करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास आ गया m की वैल्यू। देखिए सिंपल सी चीज है, जो रो ऑफ वाटर है वो 1000 है, और वॉल्यूम जो लेना है क्योंकि उसकी डायमेंशंस गिवन थी 4:1, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो हो जाएगा 4:1, और ये 0.02 मीटर वॉल्यूम लेंथ उसकी अंदर चली गई, तो दिस होल बिकम्स व्हाट, वॉल्यूम है ना। तो ये हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी, और m की वैल्यू यहां से सोल्व करने पे कितनी मिलती है, 80 kg। हाँ, इस क्वेश्चन में जो है एक्चुअली में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर बोट को जो सिंक किया है उसको हमने बेसिकली एक क्यूबॉइडल शेप मान के सिंक करवाया। हाँ, राइट। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखें तो बोट जो होती है वो वेरिएबल एरिया क्रॉस सेक्शन हो सकती है, पर एज पर द क्वेश्चन पैरामीटर, या हम ये मान सकते हैं कि बोट अगर थोड़ी बड़ी है, मतलब 4 और 1 डायमेंशन गिवन है, और 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन हम ऑलमोस्ट उसका कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारे पास क्या है, द स्प्रिंग बैलेंस A read 4 kg with a block of mass m suspended from it. Another balance B reads 7 kg when a beaker with liquid is put on the pan of the balance. The two balances are now so arranged that the hanging mass is inside the liquid in the beaker as shown in the figure in this situation. तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे एक डायग्राम है, और उसमें हमें यहाँ पे बता रखा है कि स्प्रिंग बैलेंस A जो है वो ब्लॉक का जो रीडिंग देता है वजन का वो कितना है, 4 kg, जब उसको हम लोग उस पर सस्पेंड करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास में बैलेंस है वो उसका जो बीकर है, another balance B reads 7 kg when a beaker with liquid is put on the pan. मतलब ये हो गया कि हमारा जो लिक्विड है उसका रीडिंग हमारे पास में कितना आ रहा है, किसी वेइंग मशीन के ऊपर हमने रखा तो उसका रीडिंग 7 kg आ रहा है, और स्प्रिंग बैलेंस का जो ब्लॉक का रीडिंग है वो 4 kg है। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या आ गया है कि हमने हमारे जो हैंगिंग मास को है उसको बीकर के अंदर, पानी के अंदर वहां पे सस्पेंड कर दिया। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है और वेइंग मशीन है उनकी रीडिंग क्या क्या हो जाएगी। तो देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन में उसी को बात करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर है रीडिंग ऑफ ए विल इंक्रीज और डिक्रीज, एक प्रश्न तो हमारा ये आ गया, और दूसरा है कि रीडिंग ऑफ बी विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में विद डायग्राम के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा ये जब ब्लॉक को हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस के साथ में एयर में हैंग कर रखा था, तो उसका जो क्वेश्चन में दे रखा हमें किसकी रीडिंग, ये R1 का मतलब यहाँ पे रीडिंग है, दैट इज 4 किलोग्राम वेट, 4 kg वेट। और सेकंड जो है वो वेइंग मशीन के ऊपर पैन रखा हुआ है, उसकी रीडिंग हमें दे रखी थी 7 kg वेट। ठीक है, अब एक्चुअल सिनेरियो ये है हमारे पास में, जिसमें हमारा जो ब्लॉक है वो वाटर के अंदर हम लोग उसको लेके गए, और अब हमें इस स्प्रिंग बैलेंस की और वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ जाती है कि जब ये ब्लॉक को हम वाटर के अंदर रखने जा रहे हैं या उसके अंदर सस्पेंड कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इस ब्लॉक पर वाटर जो कि डिस्प्लेस हुआ उसके कारण यहाँ पे एक तरह से बॉयंसी फोर्स लग रहा है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि इस ब्लॉक पर बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा, किसके कारण, लिक्विड के कारण, तो हम यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लेंगे सर, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब वाटर इस ब्लॉक पर
बॉयंसी फोर्स ऊपर लगाएगा तो उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये ब्लॉक इस वाटर पे नीचे की ओर लगाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस वेइंग मशीन की रीडिंग तो बढ़ जाएगी। और कितना बढ़ेगी ये भी इंटरेस्टिंग है, जितना बॉयंसी फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा होगा उतनी रीडिंग वेइंग मशीन की बढ़ जाएगी। पर जब हम स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं तो सर स्प्रिंग बैलेंस में क्या हो रहा होगा कि स्प्रिंग बैलेंस में जो पहले रीडिंग आ रही थी वो एक्चुअल वेट की थी। इस बार क्या हुआ कि वो अपरेंट वेट की रीडिंग होगी। हमने यहाँ R1 बोला है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो ये बॉइंट फोर्स जब ऊपर लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर तो बेसिकली ये R1 को डिक्रीज कर देगा। सो FB यानी बॉइंट फोर्स डिक्रीजेस R1 एंड सिमिलरली वी कैन टॉक कि जो हमारे पास R है यानी जो रिएक्शन फोर्स इस पर आया था पेन के ऊपर लिक्विड का वो क्या करने वाला है R2 को इंक्रीज कर देगा। क्या सर हम बच्चों को एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं कि साहब ये था 4 kg वेट, ये है 7 kg वेट। सपोज हमने जब स्प्रिंग बैलेंस को अलोंग विद द वेट इस पेन के अंदर डिप किया तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो अपथ्रस्ट आ रहा है वो 1 kg वेट के बराबर 1 kg वेट आ रहा है। तो सर इसकी रीडिंग कितनी रहेगी फिर? बहुत शानदार क्वेश्चन हो जाएगा सर। अगर मान लीजिए हमें ये बोल दिया जाता है कि बॉयंसी फोर्स की जो वैल्यू है वो 1 किलोग्राम वेट है तो फिर यहाँ पे जो R1 की जो रीडिंग है जो कि यहाँ पे डिक्रीज होने वाली है दैट विल बी डिक्रीज बाय 1 kg वेट और वो रह जाएगी 3 kg वेट। और इसकी जो रीडिंग है वो 1 kg वेट से बढ़ जाएगी तो वो कितना वो हो जाएगा 8 kg। पर इस क्वेश्चन में चूंकि हमें इस बॉडी का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, नहीं हमें डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, कंपल्शन है, इतना रिस्ट्रिक्शन है कि हम बॉयंसी फोर्स को कैलकुलेट फिलहाल नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सर। बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की और ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 स्फीयर्स ऑफ वॉल्यूम 250 cc each but the relative density 0.8 and 1.2 are connected by string and combination is immersed in water, find the tension in string। सर ये क्वेश्चन कई बार तो दो बार इस तरह का क्वेश्चन IIT में पूछ लिया और इसी तरह का क्वेश्चन एम्स में भी आ चुका है और मेडिकल में भी रिपीट हो चुका है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या है सर कि इस क्वेश्चन के अंदर मान लो हमारे पास कोई टैंक है और टैंक के अंदर हमने लिक्विड भर दिया है। लिक्विड के भरने के बाद हम 2 बॉल्स है जिनका वॉल्यूम सेम है 250 cc, राइट। तो उन बॉल्स को हम यहाँ पर डालते हैं। एक हेवी बॉल थी वो नीचे है, लाइट बॉल ऊपर है, उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ आपने, राइट। हम इसको नाम दे देते हैं सर, जो हेवी बॉल उसको हमने B नाम दिया और लाइट बॉल को हमने A नाम दिया, राइट। अब हमसे कहा जाता है कि बेसिकली इसमें टेंशन फाइंड करनी है कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी क्योंकि हमें डेंसिटीज की वैल्यू गिवन है। तो यहां इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि इनमें टेंशंस की वैल्यू या जो बाइंड फोर्स लग रहा है, जो mg लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा और इनके फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर इन पे लगने वाले फोर्सेस कैसे बैलेंस हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बॉल। तो ये क्या हुआ, द टेंशन इन हेवियर स्फीयर B। यहां से अगर हम देखेंगे सर तो इसमें टेंशन ऊपर की ओर होगा। आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो टेंशन है वो एक तरह का पुलिंग फोर्स होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बाहर की तरफ लिया जाता है। तो जब मैं B पे खड़ा होकर के टेंशन देखूंगा थ्रेड में तो ऊपर दिखेगी और A पे खड़ा होकर टेंशन देखूंगा तो मुझे नीचे दिखेगी। हमने यहां लिख दिया है हमने इस चीज को, द टेंशन इन हेवियर स्फीयर B इज अपवर्ड्स एंड ऑन लाइटर स्फीयर इज डाउनवर्ड, राइट। अब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स की। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम हम A का बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉइंट फोर्स किधर लग रहा होगा, डेफिनेटली ऊपर आ रहा होगा, तो बॉइंट फोर्स ऊपर आ गया। mg किधर है इसका, डेफिनेटली नीचे। इसका मास हम m1 कंसीडर कर लेते हैं तो m1g नीचे लग रहा होगा और टेंशन भी नीचे लग रही होगी। तो इसके फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर हम बात कर सकते हैं कि बॉइंट फोर्स की वैल्यू m1g प्लस t से बैलेंस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं B की। तो B पे हम जैसा कि जानते हैं कि टेंशन भी ऊपर है और बॉइंट फोर्स भी ऊपर है और mg नीचे है। मान लो उसका मास में m2 कंसीडर कर लेता हूं तो m2g नीचे लग रहा होगा और ये बैलेंस हो रहे होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन इक्वेशंस की इक्विलिटी लेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर लाइटर स्फीयर A, जो हमारे पास लाइटर स्फीयर था उसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं, m1g प्लस t इक्वल्स टू fb, जो हमने यहां लिख दिया है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, m1g प्लस t इक्वल्स टू fb, इक्वेशन 1। फिर हम बात करते हैं फॉर हेवी स्फीयर B, m2g इज मस्ट बी इक्वल टू टी प्लस एफ बी, और यहां से एफ बी की वैल्यू लेकर के मैं कैलकुलेट कर रहा हूं और उस एफ बी की जो भी वैल्यू आएगी उस इक्वेशन को इक्वेशन 2 हम नाम देंगे। तो एफ बी की वैल्यू m2g माइनस टी आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने एफ बी की वैल्यू लिख ली है, इक्वेशन नंबर 2 में भी हमने एफ बी की वैल्यू लिख ली है, क्योंकि दोनों में एफ बी सेम है, क्योंकि वॉल्यूम सेम था तो दोनों पे लगने वाला बॉइंट फोर्स सेम होगा। तो हम बॉइंट फोर्स की इक्विलिटी लेकर आएंगे, यानी हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वेट कर दिया है। तो यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट m2g माइनस टी, जो कि यहां था, दैट मस्ट बी इक्वल टू m1g प्लस टी। फिर इसको हम सिंप्लीफाइड जब करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जो कि इस माइनस टी को उधर लेके जाता हूं तो 2t बन जाएगा, और जब मैं इस m1g को इस तरफ लेके आऊंगा तो m2 माइनस m1 इंटू जी बन जाएगा। क्या सर हमें दोनों स्फीयर का वॉल्यूम सेम दिया था?
बिल्कुल सर। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहां जो m2 की वैल्यू लिखूंगा वो रो 2 इंटू वी और यहां रो 1 इंटू वी, तो मैंने v कॉमन ले लिया सर। और जब हम v को कॉमन लेते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2t इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 ऑल मल्टीप्लाइड बाय v इंटू g। फिर हमें सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, राइट? हमें रिलेटिव डेंसिटीज गिवन थी सर। यस सर। तो हाँ, और रिलेटिव डेंसिटी हम विद रिस्पेक्ट टू वाटर देखते हैं। तो यहां से अगर हम रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो रो 2 की वैल्यू हमें मिलेगी 1200, रो 1 की वैल्यू मिलेगी 800, वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन थी 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर क्यूब में था, सेंटीमीटर क्यूब में था, -6 इसलिए हमने ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों कि जब भी हमें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन होगा वॉल्यूम और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो इट विल गिव्स व्हाट, मल्टीप्लाई, हमें 250 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर माइनस 6 से, और फिर हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया, जी की वैल्यू हमने 10 ले ली और इसको सिंप्लीफाइड करने पे हमें आंसर मिला 0.5। सर इस क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें जो एक बच्चों को डाउट हो सकती है। पहला डाउट ये हो सकता है कि दोनों पर हमने फोर्स ऑफ बॉयंसी जो लिया है वो सेम लिया है। सर फोर्स ऑफ बॉयंसी हमने इसलिए सेम लिया है कि हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया था कि दोनों स्फीयर्स का वॉल्यूम सेम है। हमें पता है बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है रॉ फ्लूइड, जिस फ्लूइड के अंदर हमने इमर्ज की है बॉडी को, उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी मल्टीप्लाइड बाय जी। तो अगर हमें वॉल्यूम सेम दे दिया गया है तो हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों पे लगने वाला बॉयंट फोर्स सेम होगा, क्योंकि दोनों के कारण जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका वॉल्यूम क्या है, सेम, इसलिए दोनों पर बॉयंसी फोर्स सेम है। ठीक है। और सर यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा केस स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो जो हैवियर बॉडी है वो नीचे की ओर रहेगी और लाइटर बॉडी ऊपर की ओर रहेगी। और क्वेश्चन के अगर हम पैरामीटर ध्यान दें तो क्वेश्चन के पैरामीटर इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि एक बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम है और दूसरी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। अगर सर दोनों बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो जाती तो दोनों सिंक हो जाती, फिर यहाँ पे टेंशन का कोई रोल ही नहीं होता। और अगर दोनों की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है दोनों फ्लोट करने लग जाता है, तभी हम टेंशन की बात नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन इसी तरह से डिजाइन होता है, राइट? आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसको आप ठीक से प्रैक्टिस करें। इस कंसेप्ट पे काफी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीटेड मैनर में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनको आप एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें तो आई होप आपके बहुत सारे कंसेप्ट बहुत फ्रिक्वेंटली वो कंसेप्ट फ्रिक्वेंटली आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम्स के अंदर। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। A ball whose density is 0.4 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube falls into water from a height of 9 centimeter. To what depth does the ball sink? देखिए हमारे पास में एक बॉल है यहाँ पर और ये हमारे पास में कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये बॉल जो है ये एयर से 9 सेंटीमीटर फॉल होती है जहां से हमारा लिक्विड का लेवल है। अब हमें ये बताना है कि बॉल जो है इस लिक्विड में कितना डेप्थ तक जाकर रुकेगी। एक मोमेंटरीली ये बॉडी डेफिनेटली रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बॉल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसलिए जब बॉल पानी के अंदर जाएगी तो बॉल पर लगने वाला सर बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा और बॉल का जो वेट है वो कम होगा। तो नेट फोर्स ऊपर ही बॉल पानी के अंदर पहुंचेगी तो उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगा पर उस पर जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड होगा, इसलिए बॉडी रिटार्ड करेगी और एक मोमेंट के लिए बॉल रुकने वाली है। तो जिस मोमेंट पर बॉल रुकेगी हमें वो डेप्थ बतानी, पर जब बॉल हवा में थी तो उस पर सिर्फ बॉडी का वेट लग रहा था, क्योंकि हम लोग सर एयर का जो बॉयंसी फोर्स है उसको वो नेग्लिजिबल होगा। तो वो पहले जब एयर में थी बॉडी तो वो जी से एक्सेलरेट होगी और फ्री सरफेस तक उसकी स्पीड बढ़ेगी। हाँ सर, तो फ्री सरफेस में उसकी स्पीड मैक्सिमम है। बिल्कुल सर। उसके बाद जैसे ही वो सिंक करती है, क्योंकि उस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स mg से ज्यादा है, तो वो एक रिटार्डेशन एक्सपीरियंस करेगी और उस रिटार्डेशन की वजह से वो कहीं ना कहीं मोमेंटली रेस्ट पे आएगी। तो फ्री सरफेस से जितना नीचे जाके वो रुक जाती है, हमें उस डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सर यहाँ तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि पहले अंडर ग्रेविटी फॉल होती है, तो कोई भी बॉडी की जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो हमें पता है कि डी से जो भी एच हाइट दे रखी है, इस एच हाइट को ट्रेवल करने पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2g, जो काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि रिटार्डेशन भी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल, तो फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दोबारा से। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दोनों सिनेरियो को अलग अलग लेकर चलना होगा। हाँ। क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स सिर्फ mg है। हाँ, हाँ। और यहाँ पे नेट फोर्स बॉयंसी फोर्स माइनस mg होगा, इसलिए दोनों को हम लोग अलग अलग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं सर। हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन बॉल एंटर इन वाटर, तो दैट विल बी √2gh, और हम लोगों को यहाँ पे हाइट का जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसको हम लोग बाद में वैल्यू पुटअप कर देंगे। फिर जैसे बॉल हमारी वाटर के अंदर पहुंचती है तो रिटार्ड करने लग जाती है, और ध्यान दीजिएगा उस रिटार्डेशन की वैल्यू हम लोगों ने पहले भी निकाली है। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो उसको कैसे निकाला हमने रिटार्डेशन की वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी
माइनस वेट डिवाइडेड बाय मास। मास। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी सर यहां पे क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर हम लोग लिखेंगे तो रो वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू जी, और यहां पे जब हम वेट लिखेंगे तो वो हो जाएगा रो ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू जी, और डिवाइडेड बाय जब मास करेंगे सर तो वहां पे रो इनटू वी आ जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। सर यहाँ पे हम लोग इसको ये हाँ नहीं सर, वैसे भी बच्चों ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है और ऑलरेडी सर ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिए, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ये फॉर्मूला बच्चों आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ रिटार्डेशन लिख दिया है, इसलिए हमने रो ऑफ वाटर अपॉन बी रो ऑफ बी -1 लिखा है। अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन वर्ड यूज करता सर तो मैंने लिखता 1 माइनस रो ऑफ वाटर अपॉन, तो ऑटोमेटिकली साइन नेगेटिव आता और बच्चों को रिटार्डेशन मिल जाता नेगेटिव साइन के थ्रू। तो हमने यहाँ रिटार्डेशन वर्ड यूज किया, इसलिए अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। और रिटार्डेशन की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में अगर रिटार्डेशन होता है और हमारे पास में वेलोसिटी v होती है तो हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाले फॉर्मूले से स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास में आती है v स्क्वायर बाई 2a। तो ये हमारे पास में जो स्मॉल डी आया था वो हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी, और v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 2gh थी, तो 2gh अपॉन 2a, तो 2 से 2 हमारे पास में कैंसिल आउट हो रहा है, g अपॉन a दैट इज 10 अपॉन 15, और हमारे पास में हाइट दे रखा था, हाइट इज 9 सेंटीमीटर, इसलिए यहां पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी सेंटीमीटर में आ रहा है। क्योंकि हमने हाइट की वैल्यू सेंटीमीटर में पुट कर दी तो हमें आंसर ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में मिल रहेगा, हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो आपको फर्दर फिर आंसर को सेंटीमीटर में लाएंगे, फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन को लेंदी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो आप वैल्यू को सेंटीमीटर में पुट करें, आपके आंसर सेंटीमीटर में आ जाएंगे, और अगर आपके आंसर मीटर में गिवन है तो आप सेंटीमीटर को बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लें। बिल्कुल सर। तो इसका आंसर फाइनल सर क्या है, 6 सेंटीमीटर। यानी जब आपने फ्री सरफेस ऑफ वाटर से 9 सेंटीमीटर ऊपर से एक बॉल को रिलीज किया जिसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन थी, तो वो फ्री सरफेस से 6 सेंटीमीटर नीचे जाके रुकेगी और फिर वापस ऊपर मूव करेगी। की ओर आएगी। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में कोई चर्चा हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनता है कि ये वापस ऊपर चलेगी और कोई एनर्जी लॉस नहीं तो वापस उसी हाइट तक जाएगी और फिर नीचे आएगी। इट्स इंटरेस्टिंग केस। ये देखिए क्या है बच्चों, ना तो एयर में एनर्जी लॉस हो रहा है, बिल्कुल, ना फ्लूइड में एनर्जी लॉस हो रहा है। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो फिर ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां से रिलीज करने पर फ्री सरफेस पे आने पर जितनी वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो जाती है, और जब फ्लूइड से वापस बॉल ऊपर आएगी तो फ्री सरफेस पे वापस उतनी ही वेलोसिटी मिलेगी √2gh, यानी फर्दर वो उसी हाइट को अटेंड करेगी, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। ऐसा हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना चाहिए कि बाई चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन फर्दर पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगर पूछ लिया जाता है तो हमें आंसरेबल हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन वाटर, what will happen to the level of water after ice melts completely? It's very 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 important and very interesting concept. हमसे कहा जाता है कि एक लिक्विड है, यानी पानी है, और पानी के अंदर आइस फ्लोट कर रही है। तो जब आइस फ्लोटिंग स्टेट के अंदर है और हमसे कहा जाता है कि आइस जब कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी तो यहां पर जो लेवल होगा वाटर का उसमें क्या चेंज आने वाला है, राइट? तो देखिए बच्चों यहां क्या, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए कि जब आइस फ्लोट कर रही है तो आइस पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और बॉइंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो हम इसका लिख सकते हैं इन फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ आइस ब्लॉक mg इज बैलेंस्ड बाय द डिस्प्लेस्ड बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट। तो सर यहां जो ये v डिस्प्लेस से कौन सा वॉल्यूम लिया, क्या आप बता सकते हैं वहां मार्क करके बच्चों को? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो हमने डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम लिया है वो इतना लिया है। राइट। ये वी डिस्प्लेस्ड है बच्चों, जो अपन वी इनसाइड भी बोलते हैं, यानी जहां से वाटर ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुका है आइस के कारण, वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमने यहां लिया, राइट? तो इक्विलिब्रियम के अंदर mg इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर v डिस्प्लेस्ड इनटू g से g कैंसिल होने पर हमें यहां पर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू m अपॉन रो ऑफ वाटर। ठीक है, अब बच्चों हमें ये देखना है कि जब आइस यहां फ्लोटिंग स्टेट के अंदर है तो इतना वॉल्यूम उसने पानी का या वाटर का डिस्प्लेस किया हुआ है। क्या होगा जब m मास की आइस, अगर आइस का मास m हम कंसीडर कर लेते हैं, m मास की आइस जब कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आइस के मेल्ट होने पे कौन सा मटेरियल बनता है? डेफिनेटली वाटर। तो उसकी डेंसिटी रो ऑफ वाटर होगी। बिल्कुल। तो जो नया वॉल्यूम बनेगा पूरी की पूरी आइस के
मेल्ट होने से। मेल्ट होने से आइस तो कंप्लीटली मेल्ट हो रही है, तो आइस के कंप्लीटली मेल्ट होने से जो वॉल्यूम फॉर्म्ड होगा, अगर मैं उस वॉल्यूम फॉर्म्ड को वॉल्यूम डिस्प्लेस से कंपेयर करूं तो वो ज्यादा है कि कम है, वो हमें देखना है। वो हमें देखना है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म्ड व्हेन आइस इज मेल्ट। देखिए क्या होगा, एम मास की आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर बनेगा, तो जो वॉल्यूम फॉर्म्ड है वो एम अपॉन रो ऑफ वाटर है, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम फॉर्म्ड के बराबर है, ये सेम है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट होगी तो सर ने जो रेड शेडेड से यहां विड स्पेस लिखाया है, इसी वॉल्यूम के अंदर पानी भरने वाला है। बिल्कुल, मतलब ये होगा कि लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग बात ये बात तो हम लोग घरों में जब हम गर्मी के दिनों में अगर कोई वाटर लेके अगर उसमें हम आइस क्यूब डालते हैं तो वहां पे भी देख सकते हैं कि वाटर लेवल सेम रहता है, को कभी बढ़ता या नहीं घटता दिखता नहीं है वाटर के कारण। इट इज क्लियर फ्रॉम हियर दैट वॉल्यूम फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यानी यह हो गया दैट मींस देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस। यानी जब आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी तो जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है यहां पे, देखिए बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक पानी भरा हुआ था। व्हेन आइस इज कंप्लीटली मेल्ट देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल, राइट। यहां पे सर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हैं जो डिस्कस करने हैं हमें वन बाय वन। बिल्कुल, अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग वाटर की जगह पर कोई और लिक्विड, कोई जनरल लिक्विड ले लें जिसकी डेंसिटी कम हो या ज्यादा हो वाटर से, तो आइस तो सर मेल्ट होकर वाटर ही बनेगी। पर मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो, कम भी हो सकती है, क्या होगा या कम होगी तो क्या होगा? तो चलिए सर चलिए बात करते हैं वन बाय वन। तो देखिए ये वाटर है, कोई लिक्विड है, जनरलाइज कर लिया हमने क्वेश्चन को, इट्स नॉट वाटर, ये कोई लिक्विड है, कोई भी हो सकता है, इट्स मे बी स्प्रीट और अल्कोहल और ऑयल, वट एवर बी द टाइप ऑफ द लिक्विड यहां भरा हुआ है, इसके अंदर आइस मेल्ट कर रही है, राइट। अब हमसे देखिए क्या होता है, जब ये मेल्ट होगी तो मेल्ट होने पर लेवल राइज करेगा या फॉल होगा, इसको हम वन बाय वन स्टडी करने वाले, समझने वाले हैं। देखो बच्चों एक बात तो क्लियर है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वॉल्यूम डिस्प्लेस मिलता है मास ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड। इससे पहले वाले केस के अंदर वो लिक्विड वाटर था, इसलिए हमने यहां रो ऑफ वाटर लिख दिया था। क्योंकि यहां हमने जनरल लिक्विड ले लिया तो वी डिस्प्लेस मिलेगा मास अपॉन रो ऑफ लिक्विड। और जब आइस मेल्ट होगी तो वॉल्यूम फॉर्म कितना आएगा सर? डेफिनेटली दैट एम अपॉन रो वाटर, ये आना है। अब हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए समझिए कि अगर ये जो है वाटर, ये तो फिक्स है, वाटर ही बनना है, पर ये जो डेंसिटी है लिक्विड की इससे ज्यादा या कम है तो फर्क आ जाएगा। मतलब अगर लिक्विड की डेंसिटी इसके बराबर है तो वी डिस्प्लेस वी फॉर्म के बराबर होगा, लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी वाटर से कम है तो यानी ये डेंसिटी ज्यादा है, वो कम है। हाँ सर, अगर मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस कम होगा और वॉल्यूम फॉर्म्ड ज्यादा होगा तो लेवल, वॉल्यूम फॉर्म्ड ज्यादा होगा तो लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। इसी तरीके से अगर मान लो उल्टा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है और ये ज्यादा है, तो इस बार वॉल्यूम फॉर्म्ड कम हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और वॉल्यूम फॉर्म के कम होने पर लेवल 4। अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि हमें कंपैरिजन करना है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम फॉर्म्ड को। इफ वॉल्यूम फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल, या जो भी लिक्विड उसका लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। हम वन बाय वन बात करते हैं। केस 1, इफ रो ऑफ लिक्विड इक्वल टू रो ऑफ वाटर लेवल विल नॉट चेंज। इफ रो ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर लेवल विल rise up. And third case is what? If row of liquid is less than row of water, liquid will fall down. डेफिनेटली सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर ये हमने बार बार महसूस किया कि बच्चे इस चीज को थोड़े दिनों में कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा सा मेमोराइज भी कर लें कि अगर आइस को आपने वाटर में अगर मेल्ट करवाया है तो लेवल विल रिमेन द सेम, और अगर आपके लिक्विड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, राइज अप, सिंपल, राइट। और लिक्विड की डेंसिटी कम, विल फॉल डाउन।